हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 16 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे हमारा क्विज जो डेली होता है उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन सा एडिशन जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम का रिसेंटली आयोजित किया गया है, कहां पे आयोजित किया गया है, और कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट मेडल जो है वो उसमें जीते हैं। तो 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक तो एडिशन नंबर, एडिशन है दोस्तों 4th है, और कौन सी स्टेट ने इसको होस्ट किया है, हरियाणा ने इसको होस्ट किया है, और कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट मेडल जीते हैं वो भी कौन सी है, हरियाणा है। तो आंसर यहां से क्लियर है, 4th एडिशन हरियाणा ने होस्ट किया है और हरियाणा ने ही हाईएस्ट मेडल जीते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो ये हरियाणा में हुआ है, 4 से लेकर 13 जून के बीच में इसको जो है वो आयोजित किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको अनुराग सिंह ठाकुर दिख रहे हैं, और इस पूरी गेम का जो उद्घाटन किया था ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो हैं अमित शाह जी, उन्होंने किया था। और उनके साथ जो है अनुराग सिंह ठाकुर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखते हैं, और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी मौजूद रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा जो है वो पहले नंबर पे, फर्स्ट रैंक हरियाणा का है। 52 मेडल्स जो हैं वो हरियाणा ने जीते हैं। गोल्ड मेडल्स की अगर हम बात करें 39 सिल्वर मेडल और 46 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है ही। टोटल मेडल भी आपने हरियाणा के याद रखने, और रिस्पेक्टिव स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आप अपनी स्टेट का यहाँ पे याद रख सकते हैं। लेकिन दूसरा रैंक महाराष्ट्र का है, तीसरा कर्नाटका का है, ये आपने जरूर याद रखना है। पहले 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
लेकिन दोस्तों हरियाणा का ये दूसरा टाइटल है जो उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जीता है, क्योंकि जब 2018 में पहला एडिशन हुआ था तब भी हरियाणा जो है वो इसका विनर था। मतलब ये हरियाणा का दूसरा टाइटल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। और हरियाणा से अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये याद रखना है टोटल 5 ऐसी जगह थी यहाँ पे इसको खेला गया था। पंचकुला में इसको खेला गया, शाहबाद में मैदान में हुआ, अंबाला में ये हुआ, चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, और दिल्ली में हुआ। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि कितनी जगहों पे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया है, अगर एक स्टेट पूछी जाए तो हरियाणा ही लगा देना है, अदरवाइज आप चंडीगढ़ और दिल्ली भी जो है वो साथ में याद रखेंगे। और इसका मैस्केट जो है, इसका चिन्ह जो है वो क्या था, और इसका चिन्ह था दाकड़, जो कि एक गाय की शेप में जो है वो दिखाया गया। तो आप देख सकते हो ये दाकड़ जो है इसका मैस्केट था। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इस बार सबसे ज़्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। 8500 प्लेयर्स ने जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था 4th इंडिया खेलो यूथ गेम्स के अंदर, और 25 अलग अलग गेम्स जो है वो इसके अंदर खेली गई थी। लेकिन पहली बार जो गेम्स खेली गई थी वो थी मालखम, गटका, क्लैरीपटू, थांग था और योगासन। तो ये पहली बार जो है वो गेम्स ने जो है वो डेब्यू किया था, मतलब पहली बार ये गेम्स जो है इसके अंदर खेली गई थी। और SBI जो है वो एक तरह से टाइटल स्पॉन्सर था, और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एसोसिएट स्पॉन्सर था। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक जो है वो इसके स्पॉन्सर थे। और टोटल 33 स्टेट्स ने कोई ना कोई मेडल जो है वो जरूर जीता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 33rd नंबर पे जो है मेघालय है जिसने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब 33 स्टेट्स ऐसी हैं जिसने कोई ना कोई मेडल जो है वो जरूर जीता है। और इस बार का गेम ऐसा रहा है कि इसमें सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया है, और 33 ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसने कोई ना कोई मेडल जो है वो जरूर जीता है। और लास्ट में याद रखना है मेघालय है, ये भी आपको एग्जामिनर एक अलग तरह से पूछ सकता है। और एक बात आपने और याद रखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पूछा जाए कि स्टेट्स में सबसे ऊपर कौन है तो हरियाणा पहले नंबर पे है। लेकिन अगर यूटीज में पूछा जाए कि ऊपर कौन है तो दिल्ली ने इसके अंदर टॉप किया है। और दिल्ली ने दोस्तों इसके अंदर टोटल 79 मेडल जीते हैं, जिसमें से 15 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 49 ब्रॉन्ज मेडल है। लेकिन दिल्ली का वैसे ओवरऑल रैंक 6th है, लेकिन यूटीज की कैटेगरी के अंदर दिल्ली टॉप स्थान पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि इंडियन रैपर रफ्तार जो हैं उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो टाइटल सॉन्ग था वो कंपाइल किया था, ये आप याद रख सकते हो। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया है, और 33 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कोई ना कोई मेडल जो है वो जरूर जीता है। ये आपने जरूर याद रखना है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने स्पेशली इस बार जो है वो प्राइज मनी हरियाणा से जो विनर है वो डबल कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा हरियाणा से इस गेम में तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, अगर कोई सिल्वर मेडल लेके आएगा तो 60,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा तो 40,000 रुपए जो है वो उसको दिए जाएंगे। और जितने भी लोग जो है या जितने भी खिलाड़ी जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसको 5,000 रुपए की राशि तो दी ही जाएगी। तो ये एक इनिशिएटिव जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया था। तो सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है कि ऐसी पहली ट्रेन जो है जो इंडियन रेलवे का भारत गौरव स्कीम है उसके अंदर स्टार्ट की गई, कहां से लेके कहां तक। तो इसमें याद क्या रखना है कि भारत गौरव स्कीम क्या है, किस ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था, और पहली ट्रेन जो है वो इसके अंदर जो है वो कहां से लेके कहां तक स्टार्ट की गई है। तो याद रखना है दोस्तों, ये कोयम्बटूर नॉर्थ से लेके, जो कि कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ये साईनगर शिरडी तक चलेगी। मतलब ये कहां तक चलेगी, महाराष्ट्र तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप कह सकते हो कि सदर्न रेलवे जो है वो ऐसा पहला जोन बन चुका है जिसमें इंडियन रेलवे की तरफ से अपनी पहली सर्विस जो है वो प्रोवाइड की गई भारत गौरव स्कीम के तहत। तो भारत गौरव स्कीम है क्या, तो नवंबर 2021 में इंडियन रेलवे की तरफ से भारत गौरव स्कीम एक थीम बेस्ड स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। इसमें अलग अलग ट्रेन जो हैं वो स्टार्ट की जाएंगी ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसमें होगा क्या कि जो इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको आपस में ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करके भारत दर्शन जो है वो करवाए जाएंगे, और हमारा जो इंडियन रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाया जाएगा ट्रेन की मदद से।
तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो हमारा मेन कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे इतने बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको जो है भारत गौरव ट्रेन के थ्रू जो है वो उसके दर्शन करवाए जाएंगे। तो यही भारत गौरव ट्रेन के थ्रू या स्कीम के थ्रू जो कोयम्बटूर नॉर्थ से लेके साई नगर शिरडी जो है महाराष्ट्र में, वहां पे पहली ट्रेन सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उड़ीसा है और वो करंटली मेंबर हैं राज्यसभा के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is not nominated as a part-time non-official director on the Central Board of the Reserve Bank of India? तो सेंट्रल बोर्ड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो है वो सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो 4 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, 4 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। और ये 4 बंदे जो हैं वो कौन कौन हैं? आनंद महिंद्रा जी हैं उसमें वेणु श्रीनिवासन जी हैं, उसमें डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया जी हैं और पंकज रमन भाई पटेल हैं। तो ये 4 तो हैं ही। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? क्योंकि नॉट पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो रतन टाटा और मुकेश अंबानी जो है वो नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 4 बंदों को नॉमिनेट किया है, आनंद महिंद्रा जी, रविंद्र ढोलकिया जी, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल जी को। और इनका टाइम पीरियड भी आप याद रख सकते हो, 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इनका टाइम पीरियड 14 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। जैसे कि आप पंकज रमन भाई पटेल जी का नाम देख रहे हो, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो हैं वो अलग अलग बोर्ड में रह चुके हैं। जैसे कि आजकल ये एक इन्वेस्ट इंडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बोर्ड में ये डायरेक्टर हैं। और इसके बाद आप नाम देख रहे हो आनंद महिंद्रा जी का, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, चेयरमैन हैं दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कंपनी महिंद्रा ग्रुप के। नेक्स्ट आपके पास नाम रविंद्र ढोलकिया जी का। रविंद्र ढोलकिया जी है रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से, और इनका 38 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऐसे ही वेणु श्रीनिवासन जी हैं, ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये चेयरमैन हैं एक बहुत ही फेमस कंपनी टीवीएस मोटर्स के, जो कि 3rd लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बहुत ही प्रख्यात पर्सनैलिटीज हैं। इन चारों को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो है पार्ट टाइम बेसिस पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपॉइंट किया गया है और इनका टाइम पीरियड जो है वो 4 साल का है। तो ये क्वेश्चन आप स्लाइड से भी याद रख सकते हो, लेकिन एज सच ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला आते हैं कि कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है और पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स को भी अलाउ कर दिया है कि लोग भी जो है वो ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, और ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। तो हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है इंडिया के अंदर जिसने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है और पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स भी जो है वो अलाउ कर दिया है। तो इस पॉलिसी का मेन मकसद यही है कि ड्रोन इकोसिस्टम जो है वो मजबूत किया जा सके और साथ ही जो गरुड़ सिस्टम जो है बनाया था उसको भी आगे लेके जाया सके। गरुड़ सिस्टम का मतलब है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आप कह सकते हो कि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में हम ड्रोन्स का यूज करके हम आगे बढ़ सकें और सरकार भी अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सके। तो मेन मकसद यही है कि जितनी भी ड्रोन इनेबल टेक्नोलॉजी है उसको अलग अलग सेक्टर में यूज किया जा सके, जैसे डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में या और किसी क्षेत्र में, और इसको आगे बढ़ाया जा सके और इससे हम जो है वो फायदा लेके स्टेट को इंप्रूव कर सकें। तो मेन फोकस यही है कि जो ड्रोन इनेबल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर बनाई जा सके और साथ ही साथ ये ग्लोबल लेवल पे हम ड्रोन्स का एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें, और इंडिया को ड्रोन इकोनॉमिक हब बनाना है 2030 तक। ये भी लक्ष्य जो है वो साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये दोस्तों स्टेट है हमारे पास कौन सी? हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी ने यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके? तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके, और ये है हमारे पास कंपनी लिंक्डइन। तो आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। तो लिंक्डइन कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क पार्टनरशिप कंपनी है, उसने यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ पार्टनरशिप की है और वो कहते हैं कि हम 3.88 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो हो सके, उनको रोजगार देके उनका लाइवलीहुड बढ़ाया जा सके और उनकी पहचान को ऊपर उठाया जा सके। तो आप यहां पे देख सकते हैं लिंक्डइन और यूनाइटेड नेशन वुमेन का ये टाई अप ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए क्रिएट की जा सके। तो ये 15 महीने का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट किया है और महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। और यूनाइटेड नेशन वुमेन और लिंक्डइन जो है वो दोनों अलग अलग तरह की लर्निंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगी ताकि
हम कई तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो वुमेन के लिए स्टार्ट कर सकें, जिसमें खास करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। और ये प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि डिजिटल सॉफ्ट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं वो 2000 वुमेन तक पहुंचाई जा सके, मतलब उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, डिजिटल स्किल्स के साथ साथ लर्निंग स्किल्स प्रोवाइड की जा सकें, ताकि वो फ्यूचर रेडी बन सके और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। और उनके सामने कई तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो रखेंगे, जैसे जॉब फेयर्स, मेले लगाए जाएंगे, कई तरह के सेशंस जो हैं वो किए जाएंगे ताकि उनको मेंटर किया जा सके, उनको गाइडेंस दी जा सके, और उनको कई तरह के नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि बिजनेस वुमेन भी जो हैं वो पैदा की जा सके, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा सके, अलग अलग जगह पे, वर्क प्लेस पे भी, मार्केट प्लेस पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी जो है वुमेन को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फैक्ट्स को देखोगे तो वुमेन की पोजीशन बहुत डाउन है अगर आप इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के बेसिस पे देखोगे। क्योंकि अगर आप इंटरनेट असेसिबिलिटी को ध्यान से देखोगे सिर्फ एशिया के अंदर ही, तो एशिया में मेंस के लिए इंटरनेट असेसिबिलिटी लाइक 54.6% है, लेकिन वुमेन जो हैं वो सिर्फ 41.3% ही हैं जिनके लिए इंटरनेट असेसिबल ईजी है। और अगर आप वुमेन और गर्ल्स को देखोगे मेन और बॉयज के कंपैरिजन में, तो उनके पास एजुकेशन की भी कमी है और उनके पास डिजिटल स्किल्स की कमी है, लिटरेसी कम है वुमेन की या गर्ल्स की, इवन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो मेंस के मुकाबले वुमेन की कम है। तो इसी चीज को ऊपर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की जाएंगी। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who is appointed as the Director General of the सशस्त्र सीमा बल? तो डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल का किसको अपॉइंट किया गया? फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो आंसर है सुजाय लाल थाउसन। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो जो हमारे पास सुजाय लाल थाउसन जी हैं, ये मध्य प्रदेश कैडर से हैं, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। और थाउसन जो हैं वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे, लेकिन अब वो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सशस्त्र सीमा बल के। और आप कह सकते हो कि ये पोस्ट काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल कुमार राजेश चंद्र जी रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर 2021 को। इसके बाद जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है हमारे पास, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे संजय अरोड़ा जी, तो वो इस पोजीशन के ऊपर थे, मतलब उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। दिसंबर 2021 से ही वो एडिशनल चार्ज पे थे, लेकिन अब ये पोजीशन जो है वो किसके पास चली गई है? सुजाय लाल थाउसन के पास। और साथ ही साथ याद रखना है, सशस्त्र सीमा बल जो है वो एक गार्ड फोर्स है जो कि इंडियन बॉर्डर जो नेपाल के साथ लगता है 1751 किलोमीटर का, और भूटान के साथ लगता है 699 किलोमीटर का, 699 किलोमीटर का, उसकी रक्षा करती है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 100x.vc कंपनी के साथ, ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा सके? मतलब 100x.vc और ये बैंक मिलके जो हैं वो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा स्टार्टअप्स की, और उनको अलग अलग तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, खास करके फाइनेंशियल गाइडेंस। और ये बैंक है दोस्तों HDFC। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया है 100x.vc कंपनी के साथ, ताकि हम जो है वो स्टार्टअप कम्युनिटी को और आगे लेके जा सके। और ये जो 100x.vc है ये एक लीडिंग अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस MOU के तहत HDFC बैंक जो है वो अपने स्मार्टअप इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का काम करेगा। उनके गोल्स जो है वो उसको अचीव करने के लिए जो है वो आगे बढ़ाएगा, जैसे कि उनको फाइनेंशियल टूल्स प्रोवाइड करेगा, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सहायता करेगा, और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ये सहायता प्रदान की जाएगी जो 100x.vc के साथ जुड़ी हुई हैं। तो 100x.vc जो है वो HDFC बैंक को अपना प्राइमरी बैंक जो है वो बनाएगा, जिसके थ्रू जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे 100x.vc के, वो HDFC बैंक की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, उनसे लोन ले सकते हैं, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सकते हैं, और उन स्टार्टअप्स को गाइड जो है वो 100x.vc भी करेगा, और 100x.vc जो है वो HDFC को उनकी लिस्ट भेजेगा, ताकि HDFC को पता लग सके कि कौन कौन से स्टार्टअप जो है वो 100x.vc के साथ जुड़े हुए हैं। और दोनों ही HDFC भी और साथ में 100x.vc भी ये ज्वाइंट स्टार्टअप प्रोग्राम चलाएंगे, जैसे कि मास्टर क्लासेस चलाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सर्विसेज दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। और HDFC बैंक के बारे में याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों मुंबई के अंदर है। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं शशिधर जगदीशन जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है
कि जो नई पेट्रोल कार्स और डीजल्स कार होंगी उनकी सेल के ऊपर जो है वो इस ईयर के बाद बैन लग जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हमें जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए किया गया है और 2035 तक जो है वो ये बैन लगा दिया जाएगा। तो याद रखना है, नई पेट्रोल और डीजल कार की जो सेलिंग है या सेल और परचेज है उसके ऊपर बैन लगाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट। तो जो पूरा का पूरा वोटिंग किया गया है इसके ऊपर, तो एक यूरोपियन यूनियन का प्लान था कि हमने जो है वो पूरे प्लैनेट के अंदर, खास करके जो यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है उसमें जो है वो कार्बन एमिशंस को 55% तक 2030 तक कम करना है। बेस लेवल है 1990 का, जिसका मेन मकसद यही है कि जितनी एमिशंस हो रही हैं उसको हमने कम करना है, इंडस्ट्री लेवल पे भी, एनर्जी लेवल पे भी और ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी। तो ये जितना भी फैसला लिया गया है ये पूरा का पूरा अप्लाई होगा। 27 जो यूरोपियन यूनियंस की कंट्री है और उसमें नई कार्स जो हैं वो गैसोलीन और डीजल पावर्ड जो हैं वो नहीं होंगी, उसके ऊपर जो है वो प्रोहिबिशन, उसके ऊपर जो है वो रोक लगा दी जाएगी। तो अब ऑटो मेकर्स को ये चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो 100% जो है वो क्या करनी है, खत्म करनी है अगले डेकेड के अंदर, मतलब 2035 तक जो है वो इसको ये कर देना है, क्योंकि इसके बाद तो बैन लग जाना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट जो है वो बैकहो फेस्टिवल या बैकहो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करेगी, और ये अपनी पैदावार अच्छी के लिए और साथ में अच्छी वर्षा हो उसके लिए। तो एक एंशिएंट ट्रेडिशन फेस्टिवल है जिसको कहते हैं बैकहो फेस्टिवल या बैकहो फेस्टिवल। ये एक तरह से स्प्रिंग फेस्टिवल है, आप कह सकते हो कि ये जब बारिश आने का मौसम होता है तो उस टाइम पीरियड पे ये इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जनरली जून के महीने में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और ये असम स्टेट में मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जनरली रबा ट्राइब के लोग जो हैं वो इसको मनाते हैं। रबा जो ट्राइब है दोस्तों एक स्टेट में नहीं लाई करती, ये असम में भी आती है, ये गारो हिल्स में भी आती है मेघालय के, ये द्वार एरिया में भी आती है वेस्ट बंगाल के। तो ये एक तिब्बतियो बर्मन एग्रीकल्चर फैमिली है, आप कह सकते हो एक ट्राइब है, तो वो इसको सेलिब्रेट करती है। और इसका मेन मकसद यही है कि एक तो क्रॉप्स बहुत अच्छी हो और साथ में जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में बहुत से रिचुअल्स जो हैं वो इसमें मनाए जाते हैं ताकि जो बुरी आत्माएं हैं वो दूर भाग जाएं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वर्षा हो इस टाइम पीरियड पे ताकि जो कम्युनिटी है वो फूले और फले। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असम की। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से इंस्टीट्यूट ने एक रोबोट डेवलप किया है जिसका नाम है होमोसेप, ताकि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो इंडिया के अंदर ख़त्म की जा सके। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब है जैसे पाइप्स को साफ़ करना, सीवेज के अंदर जाके मैनुअल जो है वो उसको साफ़ करते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा गलियों में या सड़कों पे सीवेज को खोल के जो वो आदमी अंदर जाता है, तो उसको कहते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो अब एक इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड कर लिया कि ये रोबोट जो है वो उस आदमी की जगह अंदर जाएगा और फिर ये सारा साफ करेगा, और ये रोबोट डेवलप किया है IIT मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ये रोबोट जो है वो डेवलप किया है जिसका नाम है होमोसेप, और ये मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म कर देगा। और ये पहले तमिलनाडु में जो है वो इसको डिप्लॉय किया गया कुछ जगह पे, और मेन मकसद यही है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर जो गैस होती है बेसिकली उसके कारण डेथ हो जाती है जो बंदे अंदर जाते हैं। तो हर साल जो है ये तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, इवन कई जगह पे इसके ऊपर बैन भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी जो है इससे डेथ्स जो हैं वो काफ़ी होती हैं। इसके कारण जो है वो इस तरीके का अपना किया जाएगा। अब होमोसेप जो रोबोट है वो एक होमोजेनस हार्ड स्लज जो है सेप्टिक टैंक के अंदर, उसको रोटरी ब्लेड के थ्रू जो है वो पहले क्या करेगा, मिक्स करेगा, फिर उसको जो है वो बाहर निकालेगा अपने सक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब उसको खींच लेगा बाहर की तरफ। तो पहले तो जितना भी हार्ड स्लज होगा उसको मिक्स करके जो है वो एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि तरल बनाया जाएगा। तरल बना के अपने रोटरी ब्लेड मैकेनिज्म के थ्रू उसको जो है वो सक किया जाएगा, उसको जो है वो बाहर खींच लिया जाएगा। तो सैनिटेशन वर्कर जो है ये रोबोट को खुद यूज कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है वो इसमें प्रोवाइड करनी होगी, उनको गाइडेंस जो है वो थोड़ी सी देनी होगी। उसके बाद ये सिर्फ इसको खुद ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जगह उस रोबोट को वहां पे बेच के इसका यूज किया जा सकता है। तो IIT मद्रास की तरफ से इस रोबोट का निर्माण किया गया और नाम है इसका होमोसेप। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने ई स्टैंपिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है और जितने भी फिजिकल स्टैंप पेपर्स हैं उसको खत्म कर दिया, तो ऑनलाइन ही आप स्टैंपिंग फैसिलिटी को ले सकते हैं। और ये सरकार है पंजाब की सरकार। आंसर क्या होगा, सी होगा। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे भगवंत मान जी। ऐसी पहली स्टेट जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी फुल फ्लैश स्टेट वो पंजाब है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये ई स्टैंपिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है, और जितने भी फिजिकल पेपर स्टैंप पेपर्स हैं किसी भी डिनोमिनेशन के,
वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म कर दिए ताकि स्टेट का रेवेन्यू जो है वो बचाया जा सके। तो फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की मदद से, और ये बैंक्स में जाके जो है वो अवेल की जा सकती है। और ई स्टैंपिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, 1 रुपये से भी आप स्टैंप जो अगर लेना चाहते हो तो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पहले 20,000 के नीचे नीचे ऑफलाइन मिलती थी, और 20,000 के ऊपर ऊपर की वैल्यू जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध थी। और इस फैसिलिटी के लिए जो है वो सरकार 35 करोड़ रुपए जो है वो बचा सकती है हर साल स्टैम्प पेपर्स की प्रिंटिंग के ऊपर, क्योंकि प्रिंट करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही जो है वो स्टैंप्स जो है वो लग जाएंगी। और पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए 2% कमीशन जो है वो स्टैम्प वेंडर्स को प्रोवाइड करेगा अगर वो ई स्टैम्प का यूज करते हैं 20,000 से नीचे नीचे, क्योंकि 20,000 के नीचे वाली अमाउंट में पहले ऑफलाइन यूज होता था। तो अगर 20,000 से नीचे नीचे स्टैम्प्स इशू ऑनलाइन की जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको 2% कमीशन दिया जाएगा, लेकिन लोगों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा इसका, क्योंकि वो एक्चुअल रेट पे ही मिलेंगी जितने पे पहले मिल रही थी, तो कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जितने भी फिजिकल स्टैम्प पेपर्स हैं किसी भी डिनोमिनेशन के, किसी भी वैल्यू के, वो अब ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे, आपको फिजिकल तौर पे नहीं मिलेंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हॉस्पिटल को अवार्ड दिया है ताकि उन्होंने तंबाकू को कंट्रोल करने का बहुत ही जोरदार काम किया है और बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट की है तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए। तो टबैको कंट्रोल के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है ERCTC को। ERCTC क्या है? ये है दोस्तों रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल का एक पोर्टल जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल का है, और ये स्थित है कहाँ पे? PGI चंडीगढ़ के अंदर। तो इनको ये अवार्ड दिया गया और इसको कहते हैं रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड। तो ये रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको जो है ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना टबैको जो है इंडिया में कंट्रोल हो चुका है या कितना करना है, कौन से सर्कुलर्स और ऑर्डर्स टबैको कंट्रोल से रिलेटेड इशू हुए हैं, कौन सी पॉलिसीज और रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं, और अलग अलग तरह की पब्लिकेशन जो इसके लिए इशू की गई वो भी इस पोर्टल के अंदर आपको मिल जाएंगी। और इस पोर्टल का नाम है ERCTC रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है PGI चंडीगढ़ का, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ एंड यूनियन सी का, जो कि 2018 में सेटअप किया था 25 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ताकि इंडिया के अंदर टबैको को कंट्रोल किया जा सके और टबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स को एक ही जगह पे शोकेस किया जा सके ताकि अच्छे तरीके से टबैको को कंट्रोल किया जा सके। और अभी तक इसमें 4.5 लाख के आसपास विजिटर जो है वो आ चुके हैं जो 100 कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये PGI चंडीगढ़ को दिया गया क्वेश्चन स्टैटिक है, सिर्फ स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पिक्चर से है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सबसे पहला फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया है, और ये ड्रोन रूल्स के तहत इशू किया गया है, और ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी IOTech वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को इशू किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर दी ड्रोन रूल्स 2021 इशू किया है। ये 34 दिन से पहले उन्होंने अप्लाई किया था, अब 34 दिन के अंदर अंदर इस कंपनी को इशू कर दिया, और इस कंपनी का नाम याद रखना है IOTech वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसान ड्रोन्स की, जो कि 2017 में स्टैब्लिश की गई थी गुरुग्राम के अंदर। और किसान ड्रोन्स जो है ये इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने का काम करते हैं, जैसे कि क्रॉप कितनी होगी या कितनी हो रही है उसको असेस कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, इवन इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज जो है वो किया जाता है। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने टाइप सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया है, और ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स या अनमेन्ड एरियल सिस्टम के लिए किया गया है, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से चेक करके जो है वो इसको इशू किया गया है। तो ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम जो है इंडिया में एक ड्रोन इकोसिस्टम को ऊपर बढ़ाने के लिए है, ताकि इंडिया में ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके और ड्रोन्स की जो सर्विसेज हैं उसका यूज जो है वो लिया जा सके। और इवन जो यूनियन बजट था इस साल का 2022-23 का, तो उसमें भी ये कहा गया कि मिशन ड्रोन शक्ति को स्टार्ट करेंगे, और इसका मेन मकसद यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो हैं वो ड्रोन्स को बनाएं और ड्रोन सर्विसेज का प्रमोशन करें। तो इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक जो है वो ड्रोन का एक ग्लोबल हब जो है वो इंडिया बनेगा, और इस तरह के लाइसेंसेस जो हैं, इस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो और भी प्रोवाइड करेंगे। तो ड्रोन की सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि ड्रोन्स का हम हर एरिया में यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर को आगे लेके जाने में, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलेंस करने में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, मैपिंग करने में यूज कर सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में यूज कर सकते हैं, और हर सेक्टर में इसका यूज किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है
है कि ये ईजी टू यूज़ है, आराम से आप इसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हो, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, आप इंडिया के रिमोट और जिन एरियाज में आप जा नहीं सकते वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्रोन से मुमकिन हैं। तो इसलिए याद रखना है, पहला सर्टिफिकेट जो है वो ड्रोन रूल्स 2021 के अंदर एक आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन कंपनी को दिया गया, 34 दिन के अंदर अंदर ये दे दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का न्यूएस्ट रिकॉर्डेड स्नेल जो है, स्नेल आप देख सकते हो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्नेल। तो ये वेस्टर्न घाट्स में मिला है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, इसका नाम हमने रखा है हैप्लोपेटिकियस श्याद्रिनेसिस। श्याद्री जो है वो जो हमारा नॉर्थ कोस्ट है, लाइक आप कह सकते हो कि जो साउथ का वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है, इसमें जो ये नॉर्थ एरिया है इसको श्याद्री बोला जाता है संस्कृत में, तो इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, श्याद्रिनेसिस, लेकिन अदरवाइज इसका नाम है हैप्लोपेटिकियस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंडेमिक स्पीशीज है एक, ये विशालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में मिलती है जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका नाम जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, और सह्याद्री जो है वो नदन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट को संस्कृत में कहा जाता है। और ये एक कार्निवोरस एनिमल है, आप कह सकते हो एक कार्निवोरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली कह सकते हो, और वेस्टर्न घाट्स में मिलता है नदन पार्ट में महाराष्ट्र में। लेकिन काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता कि स्नेल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। स्नेल्स दोस्तों हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो ये ऊपर वाली शेल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम साइक्लिंग के काम आती है, क्योंकि जैसे ही ये कुछ अपने फूड में खाते हैं तो वो क्या करते हैं कि कंसंट्रेट कर लेते हैं अपनी शेल के अंदर कैल्शियम स्ट्रक्चर को, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जो है जमा हो जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में शेल के अंदर जमा हो जाता है तो इसको फिर बहुत से लाइक प्रीडेटर्स खाते हैं, लाइक इंसेक्ट्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सारे इसको खाते हैं और फिर जो है ये इकोसिस्टम जो है वो इसी तरह से कैल्शियम साइक्लिंग का चलता रहता है। तो इसलिए आपने याद रखना है ये कहाँ पे मिला है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स के नदन पार्ट में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पॉन्टेक के साथ। पॉन्टेक जो है वो एक क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन फंड है जो कि स्टार्टअप्स को क्या करता है, प्रमोट करता है, उनको फंड प्रोवाइड करता है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक आप कह सकते हो ग्रुप है जिसको कहा जाता है तानसिम, याद रख सकते हो। तानसिम का मतलब तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन। तो इसका पॉन्टेक के साथ टाई अप किया गया है ताकि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस एमओयू के तहत गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है वो पॉन्टेक एक्सपोर्टेड कंपनीज को हेल्प करेगी ताकि बिजनेस ऑपरेशंस को तमिलनाडु के अंदर प्रमोट किया जा सके, एक्सपैंड किया जा सके। तमिलनाडु को ये फायदा है कि जो पॉन्टेक के साथ जुड़ी हुई कंपनीज है वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट करेंगी और तमिलनाडु की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो पॉन्टेक जो है उसने एक इन्वेस्टर समिट जो है वो तमिलनाडु के अंदर आयोजन की, जिसमें 50 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और किस तरह की सहायता गवर्नमेंट देगी, किस तरह की सहायता पॉन्टेक देगी, इसके बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। और पॉन्टेक जो है एक इनोवेशन फंड है जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यूएसए में स्थित है, इंडिया में स्थित है या फिर कनाडा में स्थित है। इसी के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है TTL मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, ताकि जो 71 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, उसमें नई टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई जा सके, नए सेंटर जो है वो बनाए जा सकें। तो इसमें सरकार जो है वो ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपया जो है वो तमिलनाडु की खर्च करेगी। इसी के साथ आते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट है हमारे पास ब्रिक्स पार्ट NIR। ये बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा। ये दोस्तों इसका मतलब है PART का पार्टनरशिप, NIR का मतलब है न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ब्रिक्स का एक ग्रुप है जो कि पार्टनरशिप करता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, तो उसको हमने बना दिया ब्रिक्स पार्ट NIR। तो इसका एक इनोवेशन सेंटर जो है वो आप कह सकते हो कि चाइना के अंदर जो है वो खोला गया था। तो उसने एक MOU साइन किया है न्यू डेवलपमेंटल बैंक के साथ, ताकि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो है वो इकट्ठे होकर काम कर सकें। तो मेन मकसद यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज आपस में मिलकर अचीव करें और भी कंट्रीज को हेल्प करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो मेन एरियाज हैं उसके अंदर जो है वो आपस में ज्वाइंट रिसर्च हो सके, लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे करके जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करके इकट्ठे होकर जो है वो उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ब्रिक्स जो है वो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है और आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1/3 इकोनॉमी को जो है वो आगे बढ़ाता है।
और ब्रिक्स पार्ट NIR के लिए ही इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, याद रखना है। ये एक इनोवेशन सेंटर है जो शियामन, जो एक जगह है चाइना के अंदर, दिसंबर 2020 में उसमें लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में आपको मिलेगा। और ये न्यू डेवलपमेंटल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये भी शंघाई चाइना में ही है दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी और इसकी करंट चेयरमैनशिप जो है वो चाइना के पास है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी सरकार बनी थी तो बजट दिया गया है 65,000 करोड़ के लगभग का बजट जो है वो दिया गया है। वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने इस बजट को पेश किया और इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो खास करके पेंशन पेमेंट्स के लिए रखा गया है, ताकि जो एल्डरली लोग हैं, जो विडोज़ हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, या जो औरतें हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, फार्मर्स हैं, तो उनके लिए पैसा जो है वो रखा गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है वो लगभग 150 लड़कियों को जो है वो रेस्क्यू किया है, उनको बचाया है ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत। तो ये ऑपरेशन महिला जो है वो 3 मई को स्टार्ट किया गया था 31 मई तक, ताकि रेलवेज के दौरान सफ़र करते हुए वुमेन जो है वो सेफ रहें, सिक्योर ट्रेवल कर सकें। तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर जो है वो लगभग 150 गर्ल्स को जो है वो बचाया गया है और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते होते जो है वो बचाया गया है। इजराइल ने फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ साइन किया है। ये फर्स्ट डील है किसी अरब कंट्री के साथ इजराइल की, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी आप कह सकते हो इजराइल जो है वो सेकंड बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, क्योंकि यूएई इससे पहले जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर चुका है फरवरी 2022 में, लेकिन दूसरी कंट्री अब बन चुकी है कौन सी? इजराइल। और इस एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ऐसी पहली गल्फ कंट्री बन चुकी है जिसका रिलेशन जो है इजराइल के साथ कुछ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। इंडिया और इजराइल जो है वो 30 साल अपने डिप्लोमेटिक टाइज के मना रहे हैं, तो 30th एनिवर्सरी इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन की। तो इसलिए एक विजन स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ से, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकें और खास करके फ्यूचर में जो है वो अपने बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत कर सकें। और इजराइल को 74 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इस साल मनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि 74 ईयर्स हो चुके हैं उसको आज़ाद हुए। ग्लोबल विंड डे जो है वो 15 जून को मनाया गया। तो याद रखना है ये मेन इसका मकसद यही है कि विंड एनर्जी को डिस्कवर किया जा सके, उसकी पावर को लोगों तक पहुंचाया जा सके कि किस तरह से विंड एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं, और नए एनर्जी सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करने के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। तो मेन मकसद तो यही है कि एनर्जी रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट वे जो है वो विंड एनर्जी है, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, और एनर्जी और क्लाइमेट क्राइसिस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बचने के लिए हम जो है वो विंड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और एज ऑफ मई 2022 तक की अगर बात करें तो इंडिया ने 40.6 गीगावाट जो है वो विंड एनर्जी इंस्टॉल कर ली है, विंड पावर जो है इंस्टॉल कर चुके हैं हम। लास्ट है हमारे पास वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो 15 जून को मनाया गया। तो इसका मकसद यही है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उनको साथ में लेके चलना है, और जो उनके साथ गलत हो रहा है उसको हमने रोकना है। तो मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके हमारे कल्चरल प्रोस्पेक्टस के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रोसेस के बारे में, जो कि एल्डर लोगों को जो है वो रास्ते पे छोड़ देता है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बूढ़े लोगों को निगलेक्ट नहीं करना, उनको अपने साथ में लेके चलना है। तो कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़, तो एल्डर अब्यूज़ को रोकना है, उससे बचना है, और साथ ही साथ उसको लोगों को भी बताना है कि किस तरह से आपने अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। तो इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन ऑफ द डे। 15 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था कि पहले पैरा एथलीट कौन से हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये हैं दोस्तों देवेंद्र जजारिया जी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, पहले पैरा एथलीट जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने कई मेडल जीत चुके हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2004 की पैरा ओलंपिक्स जो कि एथेंस में हुई थी। 2016 में रियो गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था पैरा ओलंपिक्स के अंदर, और 2020 में भी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई हैं उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये हैं देवेंद्र जजारिया जी। अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि जेनेसिस प्राइज 2022 जो है किसको दिया गया? तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, चाहे वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यार लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा स्माइल करते रहोगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।